अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना यूनिट नंबर 7 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है राइटिंग ऑब्जेक्टिव। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट एंड वी विल आल्सो कवर इट फ्रॉम योर रिकमेंडेड बुक्स आसान। बेसिकली ये पेज नंबर 423 से स्टार्ट हो रहा है। आपका शायद थोड़ा बहुत पेज नंबर चेंज हो तो वो आप लोग देख लीजिएगा। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स एंड टीचिंग प्लान्स, ये वाला यूनिट है। ठीक है, इसमें जो टीचिंग प्लान्स है ना, ये यूनिट नंबर 8 है। और जो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स वाला है ये यूनिट नंबर 7 है कंटेंट से। ठीक है, तो ये दोनों यूनिट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने साथ साथ जो है ना वो मार्किंग कर लेनी है जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, इसमें आपके सामने जो इसके ऑब्जेक्टिव्स है ना चैप्टर के, वो मैंने ओपन किए हुए हैं। सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड देन हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फास्ट पेपर में आया भी हुआ है कि डिफरेंशिएट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। और उसके अलावा हम इसमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तीनों जो हमारे डोमेन्स हैं जैसे कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, ये तीन डोमेन्स को हम स्टडी करेंगे इनकी टैक्सोनॉमी के बारे में। ठीक है, और तीनों ही पास्ट पेपर में आई हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास इसमें टीचिंग प्लान्स वाला चैप्टर है जो कि यूनिट नंबर 8 है। तो यहाँ तक हमने ना इस यूनिट के अंदर कवर करने ही है जो सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपके ये देखें यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं स्टार्टिंग में। डिफरेंशिएट बिटवीन द टर्म्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद लिखा हुआ है असेसिंग ओपोजिंग व्यू पॉइंट्स ऑफ यूजिंग बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स फॉर द टीचिंग एंड लर्निंग। सबसे पहले जब आपने चैप्टर स्टार्ट करना होता है तो आपने उसका कंटेंट आउटलाइन देखना होता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हमने कवर करनी है। ठीक है, थर्ड नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है राइटिंग बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स एक्यूरेटली एंड कंसाइजली यूजिंग द फोर कंपोनेंट्स ऑफ कंडीशन, परफॉर्मेंस क्राइटेरियन एंड हु विल डू द परफॉर्मिंग। हु विल डू द परफॉर्मिंग। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आ जाता है कॉमन एरर्स मेड इन द राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स। और फिफ्थ पे आ जाता है हमारे पास डिस्टिंग्विश अमंग द थ्री डोमेन्स ऑफ लर्निंग, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एक्सप्लेन द टीचिंग मेथड्स अप्रोप्रिएट फॉर इंस्ट्रक्शन इन ईच डोमेन। तो ये हमने सारे ऑब्जेक्टिव्स इसके अंदर कवर करने हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसकी डेफिनेशन, टैक्सोनॉमी क्या होती है। बेसिकली ये मैगर जो है इसने 1997 के अंदर ये डेवलप किया था बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, मतलब किसने स्टडी किया था। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन क्या होती है। व्हाट इज टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी that is the ordering of these behaviors based on their type and complexity, pertains to the level of knowledge to be learned, the kind of behaviors most relevant and attainable for an individual learner। तो सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन देखनी थी। तो टेक्सोनमी बेसिकली है क्या कि हमने ऑर्डर में किस तरह बिहेवियर्स को देखना होता है, उनकी क्या टाइप है और कम्प्लेक्सिटी का लेवल कौन सा है। ठीक है, इसके बारे में जब हम स्टडी करेंगे ना तो इसकी तीन डोमेन्स होती हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। तो उसके अंदर हम ये सारी टेक्सोनमीज देखेंगे किस तरह से हम उसको अ, अपना जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं कॉन्सेप्ट को। तो बेसिकली इसमें सबसे फर्स्ट पे जो है ना हमारे पास इसका मतलब कि ये चार्ट दिया हुआ है आपके सामने। इसमें जो टेक्सोनमी है इसको रिवाइज किया गया था। सबसे पहले जो इसका लेवल होता है उसमें होता है नॉलेज, उसके बाद होता है कंप्रीहेंशन, फिर एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस और उसके बाद है एवेल्युएशन। नॉलेज का मतलब होता है रिकॉल करना फैक्ट्स को, कंप्रीहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना मीनिंग को, और एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज करना रियल लाइफ में उसको। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन हमें मतलब कि अंडरस्टैंड हम जिसको करते हैं। और एनालिसिस का मतलब ये होता है कि ब्रेक डाउन करना पार्ट्स में, और सिंथेसिस का मतलब होता है बिल्ड समथिंग न्यू, और एवेल्युएशन का मतलब होता है जज करना या जस्टिफाई करना। ठीक है, अच्छा तो अब हमने देख लिया इन सब को। ये बेसिकली 1956 के अंदर ये कैटेगरीज जो थी ना, 6 कैटेगरीज फ्रॉम नाउन टू वर्ब, ये इनको बाद में जो है ना रीअरेंज किया गया था लास्ट 2 कैटेगरीज को। ये जो लास्ट 2 कैटेगरीज थी ना इनको रीअरेंज किया गया था नाउन टू वर्ब, यानी कि ये जो सिंथेसिस है इसको रीअरेंज किया गया एवेलुएट के साथ, और जो एवेलुएशन है इसको क्रिएट के साथ जो है, मतलब कि इनको रीअरेंज कर दिया गया। ठीक है, सिंथेसिस को क्रिएट के साथ और एवेलुएशन को एवेलुएट के साथ 2001 के अंदर।
तो ये आपने जस्ट वैसे रीड कर लेना और टेक्सोनोमी की डेफिनेशन याद कर लेनी है। उसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब हमारे पास जो है ना वो 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फिर इंस्ट्रक्शनल होते हैं, फिर बिहेवियरल होते हैं। बिहेवियरल को हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? आर यूज टू आइडेंटिफाई द इंटेंडेड आउटकम्स ऑफ द एजुकेशन प्रोसेस, वेदर रेफरिंग टू एन एस्पेक्ट ऑफ अ प्रोग्राम और अ टोटल प्रोग्राम ऑफ स्टडी दैट गाइड द डिजाइन ऑफ करिकुलम यूनिट्स। ठीक है। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? डिस्क्राइब द टीचिंग एक्टिविटीज, स्पेसिफिक कंटेंट एरियाज एंड रिसोर्सेज यूज टू फैसिलिटेट इफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद हमारे पास बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, जिसको हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं। मेक यूज ऑफ द मॉडिफाइड बिहेवियरल और लर्निंग टू डिनोट दैट दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव इज एक्शन ओरिएंटेड। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। दैट दिस टाइप ऑफ objectives is action oriented rather than content oriented, learner centered than teacher centered. उसके बाद हमारे पास आ जाता है एंड शॉर्ट टर्म आउटकम फोकस्ड रादर देन प्रोसेस फोकस्ड। तो सबसे ज्यादा जो हमारे पास बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स हैं यही डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि लर्नर जो है वो कितना काबिल है और किस तरह से वो लर्निंग सिचुएशन को फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद अब हमने इनको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन हमने देख ली। अब ये जो इसकी टाइप्स होती है ऑब्जेक्टिव्स की, ये जस्ट आपने रीड कर लेनी है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ये गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स का डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमने अच्छे से याद करना है। गोल बेसिकली क्या होता है? गोल इज द फाइनल आउटकम ऑफ अचीव्ड एट द एंड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। गोल को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ये फाइनल आउटकम है। जबकि जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव होता है जो ये स्पेसिफिक होता है, सिंगल होता है, कंक्रीट होता है, वन डायमेंशनल बिहेवियर है, ठीक है। इसको आप, ये मैंने ऊपर निमोनिक इसका लिखा हुआ है CSS, मतलब कि C स्टैंड फॉर कॉन्क्रीट एंड डबल S एक जो है S से होता है सिंगल, और फिर ये जो S है इसमें आ जाता है हमारे पास स्पेसिफिक। यानी कि ये क्या होता है? स्पेसिफिक होता है, सिंगल होता है, कॉन्क्रीट वन डायमेंशनल बिहेवियर होता है, ठीक है। जबकि अगर हम लोग गोल की बात करें, ये वन डायमेंशनल होता है, जो गोल होता है ये मल्टी डायमेंशनल होता है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि जो गोल है ये मल्टी डायमेंशनल होता है। ये फाइनल आउटकम होती है टू बी अचीव्ड एट द एंड ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। गोल्स को हम लर्निंग आउटकम्स भी कहते हैं, और ये ग्लोबल होते हैं और ब्रॉड इन नेचर होते हैं, ठीक है। और लॉन्ग टर्म टारगेट्स फॉर बोथ द लर्नर एंड द टीचर। और यहाँ पे लिखा हुआ है कंसीडर्ड मल्टी डायमेंशनल। तो आपने इनको जब भी याद रखना होता है, यानी कि जब किसी का हमसे डिफरेंस पूछा जाता है गोल का, ऑब्जेक्टिव का, किसी भी और क्वेश्चन में, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो हमने दोनों को, दोनों की जो कॉमन चीजें हैं, ठीक है, उसको उसके ऑपोजिट कर देना होता है। यानी कि अगर इसके अंदर ये इसमें हमें पूछा गया कि ये वन डायमेंशनल है, तो हमारे पास गोल्स क्या होंगे? मल्टी डायमेंशनल होंगे, ठीक है। इसी तरह अगर ये लॉन्ग टर्म इनका टारगेट है तो इनका शॉर्ट टर्म फोकस होगा, ठीक है। इस तरह से आपने इन दोनों को कंपेयर करके याद करना है। अगर ये ब्रॉड इन नेचर है तो ये क्या होंगे? ये शॉर्ट टर्म होंगे, ठीक है। इसी तरह जो गोल्स होते हैं ये फाइनल आउटकम होता है, और जबकि ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं, सिंगल होते हैं, कॉन्क्रीट होते हैं, वन डायमेंशनल होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी आपने किस तरह से इनको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। अच्छा, इसको जो है ना आप मैंने इधर लिखा हुआ है BLGM, बिल जिम, इस तरह से भी आप अपनी बुक पे लिख लीजिएगा, तो इसको याद कर लीजिएगा। बी से क्या होता है? बी से ब्रॉड होते हैं, एल से लॉन्ग टर्म होते हैं, जी से जो है वो हमारे पास ग्लोबल है ये, और एम जो है वो हमारे पास होता है मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस निमोनिक के थ्रू जो है ना बलगम इसमें इसको याद रख लेना, गोल्स को और ऑब्जेक्टिव्स का मैंने आपको निमोनिक बता दिया, CSS। उसके बाद सब ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? सब ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ना, मे बी रिटन एंड रिफ्लेक्ट एस्पेक्ट्स ऑफ अ मेन ऑब्जेक्टिव। ये नहीं आपने डेफिनेशन याद करनी है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जस्ट रीड करनी है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट वो है इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। अब जस्ट इसके जो की पॉइंट्स हैं ना यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, बस वो हमने रीड करने हैं। यह क्या करता है? हेल्प करता है एजुकेटर्स थिंकिंग ऑन टारगेट एंड लर्नर सेंटर्ड, कम्युनिकेट करता है
कम्युनिकेट टू लर्नर्स एंड हेल्थ केयर टीम मेंबर्स व्हाट इज प्लान फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, हेल्प करता है लर्नर्स के अंडरस्टैंड करने में व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम सो दे कैन कीप ट्रैक ऑफ देयर प्रोग्रेस। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये फोर्स करता है एजुकेटर को सिलेक्ट करने में, ऑर्गेनाइज करने में एजुकेशन मटेरियल्स को, इंकरेज करता है एजुकेटर को टू अवेलुएट देयर ओन मोटिव्स फॉर टीचिंग, टेलर्स टीचिंग टू द लर्नर्स यूनिक नीड्स। उसके बाद क्या करता है ये, क्रिएट करता है गाइड पोस्ट फॉर टीचर एवेलुएशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सक्सेस और फेलियर। ठीक है, इसका क्या फोकस होता है, अटेंशन ऑन व्हाट द लर्नर विल कम अवे विद वंस द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड। तो इस तरह से 4 से 5 जो है ना हमने इसके अंदर इसके इसकी इम्पोर्टेंस मतलब कि याद कर लेने हैं जो पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद रॉबर्ट मैगर्स ने 1997 के अंदर जो है ना 3 मेजर एडवांटेजेस दिए थे इन राइटिंग द क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। वो क्या क्या थे हमारे पास, दे प्रोवाइड द सॉलिड फाउंडेशन फॉर सिलेक्शन और डिजाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेंट, दे प्रोवाइड लर्नर्स विद वेज टू ऑर्गेनाइज देयर एफर्ट टू रीच देयर गोल्स। और उसके अलावा ये क्या करता है, ये हेल्प करता है डिटरमिन करने में व्हाट एन ऑब्जेक्टिव हैज इन फैक्ट बीन मेट। ये जस्ट ये भी आपने रीड कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, उसके बाद जो है ना नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स के बारे में। सबसे पहले तो मैगर ने ना एक फॉर्मेट दिया था जब हमने मतलब कि ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं तो किस तरह से लिखने हैं। तो उसने कहा था कि उसने बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स इसकी बताएंगी। सबसे पहले ये कि परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मेंस हमें बताती है डिस्क्राइब व्हाट द लर्नर इज एक्सपेक्टेड टू बी एबल टू डू टू डेमोन्स्ट्रेट द काइंड्स ऑफ बिहेवियर्स द टीचर विल एक्सेप्ट एज एविडेंस दैट ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड। ठीक है, पहला तो इसने ये इसकी करेक्टरिस्टिक बताई थी, यानी ये क्या है बेसिकली जो हम अभी पढ़ रहे हैं, यूजफुल ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स हैं। ठीक है, उनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिकली। परफॉर्मेंस कंडीशन, कंडीशन यानी कि डिस्क्राइब करती है सिचुएशंस अंडर विच द बिहेवियर विल बी ऑब्जर्व्ड और द परफॉर्मेंस विल बी एक्सपेक्टेड टू अकर। क्राइटेरियन मतलब कि डिस्क्राइब करती है हाउ वेल विद what accuracy or within what time frame the learner must be able to perform the behavior so as to be considered competent। अब ये जो 3 करेक्टरिस्टिक है ये ट्रांसलेट करती हैं की क्वेश्चंस को, यानी व्हाट शुड द लर्नर बी एबल टू डू अंडर विच कंडीशंस एंड हाउ वेल द लर्नर बी एबल टू डू इट। अब बेसिकली ये जो मैगर था इसने ये 3 इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक बताई थी, लेकिन इसकी उसके बाद जो क्यूमिंग्स एक साइंटिस्ट था 1994 के अंदर, इसने एबीसीडी रूल जो है ना इसको प्रपोज किया था, यानी कि उसको इसने रीअरेंज कर दिया, यानी उसके अंदर इसने एक 4th एलिमेंट भी ऐड कर दिया डिग्री को, जो कि उसने मैगर ने ऐड नहीं किया था और क्यूमिंग्स ने इसको एडिशनल मतलब के पॉइंट को बताया। और ये रूल प्रपोज्ड बाय द स्मेल्डिनो, लोथर एंड रूसल 2012। ठीक है, ये एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है कि ये किसने दिया था। दी बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स आर स्टेटमेंट्स दैट कम्युनिकेट हु विल डू अंडर विच कंडीशंस एंड हाउ वेल, हाउ मच और व्हेन। An easy way to remember these 4 elements should be in a behavioral objective is to follow the ABCD rule, जो कि दिया किसने था हमारे पास, स्मेल्डिनो ने दिया था, लोथर एंड रुसल। ठीक है, ये जो है ना साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रपोज किया था ये रूल। ऑडियंस, ए स्टैंड्स फॉर ऑडियंस, बी स्टैंड्स फॉर बिहेवियर, सी स्टैंड्स फॉर कंडीशन एंड डी स्टैंड्स फॉर डिग्री और क्राइटेरियन। यानी कि इसने जो हमारे पास हमने पहले वाला साइंटिस्ट पढ़ा था उसने जस्ट परफॉर्मेंस के बारे में बताया था, कंडीशन और क्राइटेरियन के बारे में बताया था। ठीक है, लेकिन इसने ऑडियंस ABCD रूल के मुताबिक इसने एक एडिशनल पार्ट भी हमें साथ बताया, बिहेवियर, कंडीशन, डिग्री के साथ साथ ऑडियंस, यानी कि कौन ये काम कर रहा है। तो इसी तरह ये जो हमारे पास बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसके अंदर ये 4 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इन 4 एलिमेंट्स को सामने रखते हुए 4 पार्ट मेथड ऑफ ऑब्जेक्टिव राइटिंग हमारे पास डिस्क्राइब किया गया है। कंडीशन मतलब कि सर्कमस्टांसिस और टेस्टिंग सिचुएशन। ठीक है, ऑडियंस, बिहेवियर और डिग्री। अब इन चारों एलिमेंट्स को फॉलो करते हुए जो है ना हमने एग्जाम्पल में इसको याद रखना है। कंडीशन विदाउट यूजिंग का कैलकुलेटर, ऑडियंस मतलब आइडेंटिफाई करना है हु लर्नर इज, यानी वो स्टूडेंट है। बिहेवियर यानी कि लर्नर की परफॉर्मेंस क्या है कि वो सोल्व करेगा किसी भी चीज को। डिग्री मतलब कि कंडीशंस यानी कि क्राइटेरियन, क्वालिटी या फिर क्वांटिटी ऑफ मास्टरी।
5 आउट ऑफ 6 मैथ प्रॉब्लम्स। अब तो ये बेसिकली हमारे पास एक वेल रिटन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कंडीशन भी है, ऑडियंस भी बताया गया है, इसमें बिहेवियर भी बताया गया है कि लर्नर ने परफॉर्म क्या करना है, ठीक है, और डिग्री भी बताई गई है, यानी क्राइटेरियन। ठीक है, तो ये क्या है, एक वेल रिटन ऑब्जेक्टिव है हमारे पास ना। उसके बाद यूजिंग अ मॉडल द स्टाफ नर्स विल डेमोन्स्ट्रेट द करेक्ट प्रोसीजर फॉर चेंजिंग स्टेराइल ड्रेसिंग्स। अब हम अगर हमारे पास पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाता है, वो पूछते हैं कि 4 पार्ट मेथड ऑफ ऑब्जेक्टिव राइटिंग कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि जिसके अंदर कंडीशन भी दी हो, ऑडियंस का भी पता हो, बिहेवियर भी दिया हो और डिग्री भी हो, तो वो 4 पार्ट स्टेटमेंट के साथ एक वेल रिटन ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स से आपको पता चल गया होगा। अच्छा, उसके बाद जो है ना, ये इसकी सैंपल्स हैं, और मतलब कि ज़्यादा ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए हैं, जस्ट आप हमने ये एक दफ़ा रेट करने हैं। वेल रिटन ऑब्जेक्टिव्स एंड पुअरली रिटन ऑब्जेक्टिव्स। अब वेल रिटन ऑब्जेक्टिव ये होते हैं जिसमें कंडीशन भी हो हमारे पास, और ट्राई परफॉर्मेंस परफॉर्म करने के लिए जो बिहेवियर है वो भी हो, और कंडीशन भी हो, ऑडियंस भी हो। मतलब कि आपने ABCD को अपने जहन में रख लेना है। A स्टैंड्स फॉर ऑडियंस। ऑडियंस मतलब कि आइडेंटिफाई करना है कि लर्नर है कौन सा। ठीक हो गया ऑडियंस। B से बिहेवियर, C से हमारे पास आता है कंडीशन, और D स्टैंड्स फॉर डिग्री और क्राइटेरियन। तो ये चारों चीजें जब हम सामने रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सा वेल रिटन ऑब्जेक्टिव है और कौन सा पुअरली रिटन है। जैसे उन्होंने कहा है, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस ऑन हाइपरटेंशन द पेशेंट विल बी एबल टू स्टेट 3 आउट ऑफ 4 काजेज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। अब इसके अंदर उन्होंने जो है ऑडियंस का भी बताया गया है, यानी कि ये जो पेशेंट्स हैं ये ऑडियंस है। बी से हमारे पास आता है बिहेवियर, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, एंड सी स्टैंड्स फॉर कंडीशन और क्राइटेरियन, वो भी इसमें दिए गए 3 आउट ऑफ 4 कॉजेज। ठीक है, और डी से जो है वो हमने ऊपर पढ़ा था, डिग्री और क्राइटेरियन। डी से है डिग्री और क्राइटेरियन, वो भी इसमें मतलब कि उन्होंने दिया होगा, ये जो हमने अभी पढ़ा है 3 आउट ऑफ 4, ये होता है हमारे पास डिग्री। और फिर हमने ऊपर एग्जाम्पल में पढ़ा था कंडीशंस, यानी कि सर्कमस्टांसिस और टेस्टिंग सिचुएशन विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था। और यहाँ पे क्या है, काजेस ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर, ये कंडीशन है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है ना वो डिग्री है। इस तरह से इसमें सारे ऑब्जेक्टिव्स के एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब ये वेल रिटन ऑब्जेक्टिव है। अब इसके अंदर क्या है, उन्होंने एग्जांपल में दिया है द पेशेंट्स विल बी एबल टू प्रिपेयर अ मेन्यू यूजिंग लो साल्ट, यानी कि इसमें कंडीशंस और क्राइटेरियन जो है वो मिसिंग है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, ओवरली रिटन ऑब्जेक्टिव है। बस जस्ट अब हमने ये इसे एक एग्जांपल से हमने सीख लिया। नीचे भी इसी तरह उन्होंने बताया हुआ है कि कौन सा वेल रिटन ऑब्जेक्टिव है और कौन सा जो है वो पुअरली रिटन है। यानी कि आपको ABCD रूल का पता होना चाहिए। A स्टैंड्स फॉर ऑडियंस, B स्टैंड्स फॉर बिहेवियर, C स्टैंड्स फॉर क्राइटेरियन एंड D स्टैंड्स फॉर डिग्री। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट में भी इसी तरह उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं। ये तो जस्ट ये टेबल जो है ना हमने रीड करना है, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो टेबल है, यानी कि इसमें उन्होंने एग्जांपल दी हुई है वर्ब्स की विद मैनी और फ्यू इंटरप्रिटेशंस, जो रिकमेंडेड होती हैं, मतलब के। तो ये हमने जस्ट देखना ही है, इसलिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट एरर्स मेड इन द राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स। वो कौन कौन से हैं, अब हम देखते हैं वो कौन कौन से हैं। डिस्क्राइबिंग व्हाट द टीचर डज रादर देन व्हाट द लर्नर इज एक्सपेक्टेड टू डू, तो ये भी क्या है, ये एरर है कि टीचर जो है वो क्या कर रहा है, बजाय इसके कि आप ये देखें कि लर्नर क्या कर रहा है। तो आप ये चीज़ जब डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो क्या होगा, ये राइटिंग ऑब्जेक्टिव का एरर शुमार होगा। उसके बाद इंक्लूडिंग मोर देन वन एक्सपेक्टेड बिहेवियर इन अ सिंगल ऑब्जेक्टिव, यानी कि अवॉइडिंग यूजिंग एंड टू कनेक्ट टू वर्ड्स, तो ये भी क्या होगा, हाँ ये भी एरर है। जब आप ऑब्जेक्टिव्स राइट कर रहे होते हैं तो आपने इन चीज़ों को जो है ना वो अवॉइड करना होता है। फॉरगेटिंग टू आइडेंटिफाई ऑल 4 कंपोनेंट्स ऑफ कंडीशन परफॉर्मेंस क्राइटेरियन एंड हु द लर्नर इज।
using terms for the performance that are open to many interpretations and are not action oriented। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट स्मार्ट स्टैंड फॉर। अब जब हमने डिफरेंस पढ़ा था यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स का और गोल्स का, तो अब ऑब्जेक्टिव्स के अंदर जो है ना ये भी लिख सकते हैं एक डिफरेंस कि ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो स्टैंड फॉर स्मॉर्ट स्मार्ट। ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना बेसिकली, वो उसे हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि वो स्पेसिफिक होते हैं, मेजरेबल होते हैं, अचीवेबल होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं और टाइमली होते हैं। ठीक है। स्पेसिफिक मतलब कि स्पेसिफिक होते हैं अबाउट व्हाट इज टू बी अचीव्ड। मेजरेबल का मतलब है उसे हम क्वांटिफाई या क्वालिफाई कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स को बाय इंक्लूडिंग न्यूमेरिक कॉस्ट और परसेंटेज। ठीक है। अचीवेबल का मतलब होता है कि हम लोग उसको राइट कर सकते हैं अटेनेबल ऑब्जेक्टिव्स को। रियलिस्टिक का मतलब होता है रिसोर्सेज, यानी कि पर्सनल फैसिलिटीज इक्विपमेंट मस्ट बी अवेलेबल एंड accessible to achieve the objectives। Timely का मतलब होता है state when the objective will be achieved within a week, a month, by the day of the patient discharge, before a new staff member complete the orientation। अच्छा, उसके बाद क्या होता है हमारे पास, ये भी ऊपर जो वेल रिटन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हम मिस्टेक करते हैं तो वो मिस्टेक इधर बताइए। राइटिंग ऑब्जेक्टिव दैट आर अनअटेनेबल, राइटिंग ऑब्जेक्टिव दैट आर नॉट रिलेटेड टू द स्टेटेड गोल, cluttering to objective by including unnecessary information, being too general so as not to specify clearly the expected behavior to be achieved। अच्छा, उसके बाद ना अब हमारा लास्ट वाला जो ऑब्जेक्टिव का पार्ट है वो स्टार्ट होने जा रहा है, टेक्सोनमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू लर्निंग डोमेन्स। अब टेक्सोनमी को हमने डिफाइन किस तरह से किया था, एक तो हमने ऊपर उसकी डेफिनेशन देख ली थी लेकिन वो थोड़ी ज़्यादा मतलब लेंथी है, तो इसलिए आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं उसकी। टेक्सोनमी इज अ वे टू कैटेगराइज थिंग्स अकॉर्डिंग टू हाउ दे आर रिलेटेड टू वन अनदर। इट इज़ द मोस्ट सिंपल एंड एक्यूरेट डेफिनेशन फॉर writing in the paper। For example, in science, biologists use taxonomies to classify plants and animals based on their natural characteristics। अच्छा, उसके बाद जो है ना हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट इसकी क्लासेस। सबसे पहले है हमारे पास कोग्निटिव डोमेन। कोग्निटिव डोमेन, अब आपने इसको किस तरह से याद करना है, सबसे पहले तो इसने आपने इसका दूसरा नाम याद रखना है। ठीक है। उसके बाद जिसकी टेक्सोनमी है ना उसको मेमोराइज करना है। कोग्निटिव डोमेन को हम दूसरा नाम इसका होता है थिंकिंग डोमेन। ठीक है। डोमेन लर्निंग, लर्निंग इन दिस डोमेन इन्वॉल्व एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन। अब उसके बाद दूसरे नाम के बाद हमने इसकी डेफिनेशन याद करनी होती है, यानी कि कोग्निटिव डोमेन बेसिकली क्या है, acquiring information and understanding the development of the learner's intellectual abilities, mental capacities, understanding and thinking process। उसके बाद अब इसके क्या क्या स्टेप्स हैं, इसको हमने जस्ट इधर रीड कर लेना है। इसके आगे डिटेल जो है वो इतनी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ये खुद से भी लिख सकते हैं। नॉलेज क्या होता है बेसिकली, अफेक्टिव डोमेन की सबसे पहले टेक्सोनमी होती है नॉलेज, यानी कि रिकॉल करना फैक्ट्स को। देन सेकंड नंबर पे आ जाता है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन स्टैंड फॉर अंडरस्टैंड मीनिंग। एप्लीकेशन, उसके बाद एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज करना इंफॉर्मेशन को रियल लाइफ के अंदर। एनालिसिस का मतलब क्या है, ब्रेकिंग डाउन इनटू पार्ट्स। सिंथेसिस का मतलब है बिल्डिंग समथिंग। ठीक है। एवेल्युएशन का मतलब होता है जज करना, जस्टिफाई करना। तो बेसिकली ये जो थिंकिंग कॉग्निटिव डोमेन है ना, बेसिकली ये एग्जाम्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्लिनिकल रीजनिंग के अंदर हम इसको यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारी सेकंड डोमेन होती है अफेक्टिव डोमेन, रिसीविंग यानी विलिंग टू हेयर और नोटिस। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है रिस्पॉन्डिंग का मतलब होता है पार्टिसिपेट करना एक्टिवली। वैल्यूइंग का मतलब क्या होता है, वैल्यूइंग एक्सेप्ट करना इंपॉर्टेंस ऑफ आइडियाज। ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है प्रायोरिटाइज करना वैल्यूज को। उसके बाद करेक्टराइजेशन, करेक्टराइजेशन का मतलब है लाइव्स बाय दीज वैल्यूज। ठीक है। ज्यादातर ये हम एथिक्स में यूज करते हैं, पेशेंट केयर में और कम्युनिकेशन में। तो इसके स्टेप्स आपको मैंने समझा दिए। उसके बाद लास्ट हमारी डोमेन होती है साइकोमोटर डोमेन। इसमें आता है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब ये होता है यू नोटिस एंड सेंस व्हाट इज नीडेड, यानी कि आपने कोई चीज नोटिस की और आपको पता चला कि यहाँ पे हमें इस चीज की जरूरत, ऐसा करने की जरूरत है। यानी फॉर एग्जाम्पल यू सी हाउ एन इंजेक्शन इज गिवन। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है जो आपके पास आती है साइकोमोटर डोमेन में सेट। सेट का मतलब होता है यू आर मेंटली एंड फिजिकली रेडी टू एक्ट। ठीक है। इसकी एग्जांपल है जैसे
यू गेट योर ग्लव्स, syringe एंड प्रिपेयर टू गिव एन इंजेक्शन। अच्छा, उसके बाद गाइडेड रिस्पॉन्स का मतलब है कि आप कोशिश करते हो स्किल को, लेकिन विद हेल्प। ठीक है, लाइक एक डेमो को फॉलो कर रहे होते हैं, यानी फॉर एग्जांपल यू गिव एन इंजेक्शन अंडर योर टीचर सुपरविजन। ठीक हो गया। उसके बाद होता है हमारे पास मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब होता है कि यू कैन डू इट स्मूथली विदाउट हेल्प। ठीक है, यानी यू नाउ गिव इंजेक्शंस ऑन योर ओन कॉन्फिडेंटली। देन आता है कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि आप कोई भी स्किल जो है वो एक्यूरेटली और स्पीडली जो है ना वो परफॉर्म कर रहे हो। यानी फॉर एग्जांपल आपको आपको इंजेक्शन देते हो और वो क्विकली दे रहे हो, परफेक्टली दे रहे हो। ठीक है, अंडर इवन जो है ना, अगर किसी के प्रेशर, अंडर प्रेशर भी आप दे रहे हो फिर भी। उसके बाद होता है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब होता है कि आप एडजस्ट अपनी स्किल को कर लेते हो डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर ना। यानी कि फॉर एग्जांपल कि आप हैंडल कर सकते हो इंजेक्शंस को बेबीज के लिए, एल्डरली के लिए और नर्वस पेशेंट्स वगैरह जो होते हैं डिफरेंटली। इसी तरह हमारे पास होता है ऑर्गेनाइजेशन, इसका लास्ट स्टेप। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि आप क्रिएट करते हो, ठीक है, एक ऐसा वे कोई किसी भी काम को करने का। ठीक है, फॉर एग्जांपल यू डिजाइन अ न्यू टेक्निक या फिर टू टीच अदर्स अ बेटर वे, इन अ बेटर वे। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास सारी डोमेन्स थी, अफेक्टिव डोमेन्स। लास्ट वाली हमारी डोमेन थी साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, यानी डोइंग और स्किल डोमेन भी इसको कहते हैं। जो साइकोमोटर डोमेन है ना, इसका दूसरा नाम ये होता है। इसी तरह जो इफेक्टिव डोमेन है, इसका दूसरा नाम होता है फीलिंग डोमेन। तो ये भी आपने साथ साथ जो है ना अपनी बुक पे लिख लेना। और कोग्निटिव डोमेन का दूसरा नाम मैंने आपको बता दिया था, थिंकिंग डोमेन होता है। ठीक है, अब हम लोग इसकी थोड़ी बहुत डिटेल जो है ना वो रीड कर लेते हैं। सबसे पहले जो है ना हमारे पास नॉलेज डोमेन, जो हमने कॉग्निटिव डोमेन पढ़ी थी उसके बारे में पढ़ा था। सबसे पहले नॉलेज लेवल आ जाता है, यानी कि एबिलिटी ऑफ लर्नर टू मेमोराइज, रिकॉल, डिफाइन, रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, जैसे फैक्ट्स, रूल्स, प्रिंसिपल्स, कंडीशंस एंड टर्म्स आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद कंप्रीहेंशन का मतलब मैंने बता दिया था आपको ऊपर ही, कि एबिलिटी ऑफ द लर्नर टू डेमोन्स्ट्रेट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज एबल टू कम्युनिकेटेड बाय रिकॉग्नाइजिंग इट इन अ ट्रांसलेटेड फॉर्म। देन हमारे पास आता था एप्लीकेशन लेवल, यानी कि एबिलिटी ऑफ अ लर्नर टू यूज आइडियाज, पार्टिसिपेट, एब्स्ट्रैक्शन और थ्योरीज इन स्पेसिफिक सिचुएशंस। और मैंने आपको जो इजी वर्डिंग में पहले समझा दिया ना, वैसे भी आप लोग इसको याद कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। एनालिसिस लेवल का मतलब क्या होता है? एबिलिटी ऑफ द लर्नर टू रिकॉग्नाइज एंड स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन बाय ब्रेकिंग इट डाउन इनटू द सेपरेट पार्ट्स। अच्छा, इसके बाद आपने, अगर आपके क्वेश्चन आ जाता है ना, डोमेन्स लिखे हैं, अगर वो कहते हैं कि डिफाइन द कॉग्निटिव डोमेन एंड क्लासिफाइड टेक्सोनमी, तो आपने सबसे पहले जो है वो स्टेप लिख देने हैं, उसकी डेफिनेशन लिख देनी है, अदर नेम लिख देना है उसका। मतलब कि सबसे पहले डेफिनेशन लिख देनी है आपने कॉग्निटिव डोमेन की, उसका अदर नेम लिख देना है। ठीक है, उसके बाद उसके स्टेप को इनलिस्ट कर देना, उसको थोड़ा थोड़ा जो है ना डिस्क्राइब कर देना, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। उसके बाद आता है सिंथेसिस लेवल, यानी कि एबिलिटी ऑफ लर्नर टू पुट टुगेदर पार्ट्स इनटू अ यूनिफाइड होल बाय क्रिएटिंग अ यूनिक प्रोडक्ट व्हाट इज रिटन oral or in picture form। इसके बाद आता है वैल्यूएशन, यानी ability of learner to judge the value of something by applying appropriate criteria। ठीक है, उसके बाद जो है ना हमारे पास यहाँ पे कुछ टर्म्स आ जाती हैं, जैसे कि मैस्ड प्रैक्टिस और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रैक्टिस है। मैस्ड प्रैक्टिस जो होती है ना, बेसिकली ये लेस इफेक्टिव होती है फॉर रिमेम्बरिंग फैक्ट्स देन लर्नड इन्फॉर्मेशन ओवर सक्सेसिव पीरियड ऑफ टाइम। इसमें जो होता है ना हमारे पास मैस्ड प्रैक्टिस, यानी मैथ प्रैक्टिस वो होती है कि एट वंस ऑन वन डे आप सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लर्न करो, तो उसे कहते हैं मैथ प्रैक्टिस। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस के वर्ड से शो हो रहा है कि हम लोग कोई भी चीज़ जो है ना वो सक्सेसिव टाइम पीरियड के साथ थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लर्न कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस है, देन मैथ प्रैक्टिस। उसके बाद कॉमनली यूज्ड वर्ब्स हैं अकॉर्डिंग टू द डोमेन क्लासिफिकेशन, जैसे नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस। उसके बाद इफेक्टिव डोमेन के बारे में उन्होंने बताया हुआ है, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, करेक्टराइजेशन। और इसको आपने याद किस तरह से करना है? डबल आर वोक, इसका निमोनिक जो है ना वो मैंने साथ ही लिखा हुआ था बुक के ऊपर ही, डबल आर और VOC, वोक। ठीक है, डबल आर मतलब कि आर से रिसीविंग फिर आर से रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, उसके बाद वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग और करेक्टराइजेशन। उसके बाद आता है हमारे पास साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन परसेप्शन,
गाइडेड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, एडाप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, उसके बाद अफेक्टिव डोमेन है, इसको फीलिंग डोमेन भी कहते हैं। लर्निंग इन दिस डोमेन इन्वॉल्व्स एन इंक्रीजिंग इंटरनलाइजेशन और कमिटमेंट टू फीलिंग एक्सप्रेस्ड एज इमोशंस, इंटरेस्ट, बिलीव्स, एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड एप्रिसिएशंस। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई हैं, जैसे रिसीविंग लेवल सबसे पहले आता है, फिर रिस्पॉन्डिंग आता है। रिसीविंग का मतलब एबिलिटी ऑफ लर्निंग टू शो अवेयरनेस ऑफ एन आइडिया और फैक्ट और अ कॉन्शियसनेस ऑफ अ सिचुएशन और इवेंट। रिस्पॉन्डिंग का मतलब एबिलिटी ऑफ लर्नर टू रिस्पॉन्ड टू एन एक्सपीरियंस एट फर्स्ट ओबीडियंटली एंड लेटर विलिंगली एंड विद सेटिस्फेक्शन। देन हमारे पास आता है वैल्यूइंग। वैल्यूइंग मतलब एबिलिटी ऑफ लर्नर टू रिग्रेट और एक्सेप्ट द वर्थ ऑफ थ्योरी और event. Organization ability of learner to organize, classify, and prioritize values by integrating a new value into a general set of values to demonstrate interrelationship of values. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है करेक्टराइजेशन लेवल, यानी ability of learner to display adherence to a total philosophy, हाँ, और वर्ड व्यू showing firm commitment to the values by generalizing certain experience into value system. अच्छा, उसके बाद जो है ना हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है teaching in the affective domain. Several teaching methods are powerful and reliable in helping the learner acquire effective behaviors. इसमें सबसे पहले तो अफेक्टिव डोमेन इनकम्पास 3 लेवल्स। इंट्रापर्सनल लेवल होता है, यानी कि इसमें पर्सनल परसेप्शंस ऑफ वंस ओन सेल्फ। इंट्रापर्सनल होता है कि अब इंटरपर्सनल का वर्ड होता है जब मतलब दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान बात हो रही है। इंट्रापर्सनल होता है कि विद इन वन ग्रुप या फिर विद इन वन सेल्फ। ठीक है, तो इंक्लूड्स पर्सनल परसेप्शंस ऑफ वंस ओन बिलीव्स, जैसे कि सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ अवेयरनेस। इंटरपर्सनल का वर्ड जब आपको शो कर रहा है कि पर्सपेक्टिव ऑफ सेल्फ इन रिलेशन टू अदर इंडिविजुअल्स। एक्स्ट्रा पर्सनल का मतलब है इन्वॉल्व्स द परसेप्शन ऑफ अदर्स एज एस्टैब्लिश्ड ग्रुप्स। उसके बाद हमारे पास आती है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन को जो है ना हम लोग स्किल डोमेन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है और इसके लेवल्स ऑफ बिहेवियर, ऑब्जेक्टिव्स एंड एग्जाम्पल साथ साथ हमने ये देख लेनी है। ठीक है, लर्निंग डोमेन इज द डोमेन in which acquiring the fine and gross motor ability such as walking, handwriting, manipulating equipment or performing a procedure। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है परसेप्शन, यानी एबिलिटी ऑफ लर्नर टू शो सेंसरी अवेयरनेस ऑफ ऑब्जेक्ट और क्यूज एसोसिएटेड विद सम टास्क टू बी परफॉर्म्ड। इसका निमोनिक जो है ना वो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, पैसेज, MCO, पैसेज, ESG, पैसेज आपने इसको इसी तरह याद रखना है, पैसेज, MCO, MC और AO। ठीक है, इसी तरह P स्टैंड फॉर परसेप्शन लेवल, यानी एबिलिटी ऑफ लर्नर टू शो सेंसरी अवेयरनेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स और क्यूज एसोसिएटेड विद सम टास्क टू बी परफॉर्म्ड। परसेप्शन का मैंने आपको बताया था कि परसेप्शन में ये होता है कि आप नोटिस करते हो और सेंस करते हो कि किस चीज़ की हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो इसी तरह उसके बाद हमारे पास आता है सेट लेवल। सेट लेवल के बारे में आपको बताया था कि आप मेंटली और फिजिकली रेडी होते हो एक्ट करने के लिए। ठीक है, तो यही इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि लर्नर इसमें क्या करता है, एबिलिटी ऑफ लर्नर टू एग्जिबिट रेडीनेस टू टेक अ सर्टेन काइंड ऑफ एक्शन एज एविडेंस बाय एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस। उसके बाद गाइडेड रिस्पॉन्स लेवल आ जाता है। इसमें आप जो है वो कोशिश करते हो किसी भी स्किल को परफॉर्म करने की, लेकिन विद हेल्प, यानी कि आप कोई डेमो देखते हो और उसके थ्रू फिर वैसे ही काम करते हो। तो यहाँ पे भी इसी तरह उन्होंने लिखा हुआ है कि एबिलिटी ऑफ लर्नर टू एक्सर्ट एफर्ट वाया ओवर्ट एक्शंस। ठीक है, अंडर द गाइडेंस ऑफ एन इंस्ट्रक्टर टू इमिटेट एंड ऑब्जर्व बिहेवियर विद कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ एफर्ट्स। उसके बाद मैकेनिज्म लेवल आ जाता है हमारे पास। मैकेनिज्म लेवल जो है ना, इसका मैंने आपको बताया था कि अब आप यहाँ पे स्मूथली विदाउट हेल्प जो है ना वो काम करना शुरू कर देते हो। एबिलिटी ऑफ लर्नर टू रिपीटेडली परफॉर्म स्टेप्स ऑफ डिजायर्ड स्किल विद अ सर्टेन डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास आता है कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स जो है ना, बेसिकली ability of learner to automatically perform a complex motor act with independence and high degree of the skill without hesitation and with minimum expenditure of time and energy। अब आपने जो है ना वो ऊपर से कंपेयर करके इसको याद करना है। उसके बाद जो है ना ऑर्गेनाइजेशन लेवल है हमारा लास्ट वाला ना। ऑर्गेनाइजेशन लेवल में क्या होता है कि एबिलिटी ऑफ लर्नर टू क्रिएट न्यू मोटर एक्ट्स सच एज नोवेल वेज ऑफ मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स एज अ रिजल्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्किल एंड एबिलिटी टू परफॉर्म स्किल्स। ऑर्गेनाइजेशन लेवल में मैंने आपको बताया था कि अब आप जो है ना वो किसी भी काम को करने के लिए एक न्यू वे जो है ना वो क्रिएट कर लेते हो। जैसे आप कोई न्यू टेक्निक जो है उसको डिज़ाइन करते हो या फिर टीच करते हो दूसरों को बेटर वेज में। ठीक है, तो ये सारे इसके लेवल से जो हमने पढ़ लिए हैं। उसके बाद ये जो आगे लेवल लिखे हैं हमें, डेव्स लेवल ऑफ साइकोमोटर डोमेन, ये भी वही हैं जो हमने पहले रीड कर लिए हैं। तो आई एम पैन जो है ना, इसका निमोनिक है इमिटेशन, मैनिपुलेशन, डिसीजन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। ये जस्ट आपने इसके नाम याद करने हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद लास्ट पे जो है ना हमारे पास वेरिएबल्स के बारे में मैंने बताया हुआ है कि इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स जो हमने पीछे सारा डिस्कस किए हैं। रेडीनेस टू लर्न, पास्ट एक्सपीरियंस, हेल्थ स्टेटस, इसके बारे में सारा बताया है मैंने। रेडीनेस टू लर्न क्या होता है कि मोटिवेशन टू लर्न अफेक्ट द डिग्री ऑफ एग्जिबिटेड बाय लर्नर इज वर्किंग। इस तरह पास्ट एक्सपीरियंस है, हेल्थ स्टेटस है। तो ये तो जस्ट रीड करने हैं, ये तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टिमुला, एंजाइटी लेवल, और उसके बाद हमारे पास आता है डेवलपमेंटल स्टेज। उसके बाद ना यहाँ पे लास्ट पे जो है ना कुछ टर्म्स दी है, मेंटल इमेजिंग या मेंटल प्रैक्टिस और सिलेक्टिव अटेंशन। मेंटल इमेजिंग का मतलब ये होता है कि मेंटली वो अपनी जो मेंटल प्रैक्टिस जो है ना, यानी अपने जहन से वो सोच के काम जो है वो कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इंट्रिंसिक फीडबैक है और ऑगमेंटेड फीडबैक। इन दोनों का क्या मतलब होता है? इंट्रिंसिक फीडबैक वो होती है जो एक पर्सन के अंदर खुद ही जनरेट हो रही होती है, यानी कि वो फीडबैक जो है वो नेचुरली अपने सेंसेस से जो है ना वो दे रहा होता है जब भी वो कोई काम परफॉर्म कर रहा होता है। लेकिन जो ऑगमेंटेड फीडबैक है, इसका मतलब होता है कि फीडबैक दैट कम्स फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज। ठीक है, इन एडिशन टू व्हाट यू नेचुरली सेंस, यानी फॉर एग्जाम्पल इंस्ट्रक्टर आपको बताता है यू हेल्ड द सिरिंज करेक्टली, ठीक है, बट द सिंगल एंगल वॉज टू शैलो। फॉर एग्जाम्पल आपको वैसे मैं एक एग्जाम्पल दी है इसकी। इंक्रीजिंग फीडबैक में एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे एक नर्सिंग स्टूडेंट है, वो एक आईवी इंसर्ट करता है और क्या करता है, वो फील कर लेता है कि निडल जो है वो एंटर हो गई है वेन के अंदर। तो वो इंट्रिंसिक फीडबैक होगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है ना हमारे पास इसके एग्जाम्पल से आपको समझ आ गई होगी। टीचिंग प्लान है, तो ये नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। तो आज हमारा चैप्टर जो है राइटिंग ऑब्जेक्टिव वाला वो कंप्लीट हो गया। हम कल नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।